हेलो एवरीवन। आइए आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में देखते हैं। इसके पहले हम लोग हीमोफीलिया और अंधता की वंशागति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर था, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। और आज हम लोग जो देखेंगे वो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हैं, सभी के सभी। सबसे पहला हसियाकार रुधिराण एनीमिया है। इस बीमारी में, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, लाल रुधिराण जो हैं हसिया के आकार के हो जाते हैं। हसिया आपने देखा होगा, जिससे फसल काटी जाती है। इस आकृति का वैसे सामान्य तौर पर जो आरबीसी होते हैं बाइकानकेव होते हैं, लेकिन जब इस रोग से कोई ग्रसित होता है तो उसके आरबीसी ऑक्सीजन की कमी होने पर हसियाकार हो जाते हैं, जिससे इनकी ऑक्सीजन के परिवहन करने की जो क्षमता है बहुत घट जाती है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। कैसे होता है, क्यों होता है? जिन व्यक्तियों में नॉर्मल हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उनका जो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन होता है वह दोनों एलील प्रभावी होते हैं। एच बी ए जो एलील है, यह हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण करने वाला एलील है। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा श्रृंखला होती हैं और 2 बीटा श्रृंखला होती हैं। तो बीटा श्रृंखला के निर्माण करने वाला जो एलील है वह आपका HbA है। जब होमोजाइगस कंडीशन रहता है तो नॉर्मल बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन जो लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उनमें देखा गया है कि जो ग्लोबिन प्रोटीन बनता है वह त्रुटपुंड होता है। त्रुटपुंड क्यों होता है? यह भी देखा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति में बीटा चेन में एक पहला अमीनो एसिड्स हमारा वैलिन होता है और छठा अमीनो एसिड्स ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन जो लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उनमें छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड के बजाय वैलिन एमिनो एसिड पाया जाता है। ये वैलिन एमिनो एसिड क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो GAG कोडान है उसमें एक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड की जगह यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, जिससे GUG कोडान बनता है। GAG कोडान ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, जबकि GUG कोडान वैलिन एमिनो एसिड को कोड करता है। तो जहां पर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के कारण उस स्थान पर वैलिन एमिनो एसिड आ जाता है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो 1 नंबर वाला वैलिन छठे नंबर वाले वैलिन के साथ जुड़ करके बांड बना लेता है, जिससे जो रुधिराण होते हैं वह हसिया की आकृति ले लेते हैं और हसिया की आकृति के कारण इनकी ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता घट जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग तभी होगा जब दोनों एलील रिसेसिव रहेंगे। HBS अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है
तो यह देखा गया है कि यह कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पर नहीं पाया जाता है। जहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है वहाँ पर नॉर्मल ग्लोबिन प्रोटीन भी बनता है, सिकल सेल ग्लोबिन प्रोटीन भी बनता है, जिसके कारण ऐसे रोगी जो हेटेरोजाइगस होते हैं अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम वाला कार्य करते हैं तो उन्हें भी परेशानी होती है, लेकिन अगर सामान्य जीवन जिए तो उन्हें कोई समस्या नहीं होती है। सेकेंड जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमें पढ़ना है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी सिकल सेल एनीमिया की भांति ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें रोगी के लाल रुधिराणुओं का जीवन काल 120 दिन से घट करके 20 दिन हो जाता है, जिसके कारण इससे ग्रसित व्यक्तियों को बार बार रुधिर चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। हीमोग्लोबिन के अणु 2 अल्फा तथा 2 बीटा ग्लोबिन श्रृंखलाओं से बने होते हैं और थैलेसीमिया में यह देखा गया है कि इन ग्लोबिन श्रृंखलाओं की बनने की जो दर होती है वह बहुत कम हो जाती है। यदि अल्फा ग्लोबिन के निर्माण की दर कम होती है तो ऐसे रोगियों को अल्फा थैलेसीमिया, और यदि बीटा ग्लोबिन के निर्माण की दर कम होती है तो ऐसे रोगियों को बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है। अल्फा थैलेसीमिया 2 जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, HbA1 तथा HbA2। ये दोनों जीन पास पास गुणसूत्र संख्या 16 पर पाए जाते हैं। और बीटा थैलेसीमिया एक सिंगल जीन के द्वारा नियंत्रित होता है जिसे HbB कहा जाता है। यह जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाया जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या अंतर है? सिकल सेल एनीमिया में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, यानी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, जबकि थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन के निर्माण की दर कम हो जाती है, इसलिए इसे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो है एल कैप्टोनूरिया। एल कैप्टोनूरिया से जो ग्रसित होते हैं उनमें यह देखा गया है कि फिनाइल एलैनिन तथा टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के दौरान होमोजेनेटिक एसिड बनता है। सामान्य व्यक्तियों में यह होमोजेनेटिक एसिड मेटाबॉलिज्म में ही कंज्यूम हो जाता है, लेकिन जो लोग एल कैप्टोनूरिया से ग्रसित होते हैं उनमें होमोजेनेटिक एसिड का विघटन या कंजम्पशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण यह होमोजेनेटिक एसिड उनके ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ने लगती है और यह जोड़ों पर जमा होकर के गठिया रोग उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्तियों के यूरिन में होमोजेनेटिक एसिड निकलता है जो वायु के संपर्क में आने पर काला पड़ जाता है। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है, जो लोग इससे ग्रसित होते हैं उनमें एक एंजाइम नहीं बनता है। उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलैनिन हाइड्रोक्सिलेज। यह एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलैनिन एमिनो एसिड को टायरोसिन एमिनो एसिड में बदलता है। अगर यह एंजाइम नहीं रहेगा तो ब्लड में फिनाइल एलैनिन की मात्रा बढ़ जाएगी। यह फिनाइल एलैनिन कन्वर्ट होकर के फिनाइल पायरुविक एसिड बनाता है। फिनाइल एलैनिन तथा फिनाइल पायरुविक एसिड ये इनकी मात्रा बढ़ने लगती है तो इनकी अधिक मात्रा मस्तिष्क की वृद्धि विकास को भी प्रभावित करती है। इससे मंद बुद्धिता मेंटल डिफिशियंसी हो जाती है। और 5वां जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो है रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है, आप जानते हैं हमारी त्वचा बालों का रंग
मेलानिन नामक रंजक पदार्थ के कारण होता है। जो लोग इससे ग्रसित होते हैं उनमें मेलानिन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण उनकी त्वचा का रंग सफ़ेद तथा बाल भी सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। यह एक ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। जब इसका स्वस्थ जीन रहता है तब मेलानिन का निर्माण होता है। यदि हेटेरोजाइगस कंडीशन रहता है तब भी मेलानिन का पर्याप्त निर्माण होता है। यह लक्षण तभी प्रकट होता है जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन पाया जाता है। मैं समझता हूँ कि आप सभी ये पांचों प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर समझ गए होंगे।